नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की 5 मिनट में 25 खबरों से। रूस यूक्रेन में जारी जंग के मौजूदा हालात को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा की आज आपात बैठक होगी। यूक्रेन ने यूएनएससी में रूस की सदस्यता रद्द करने की मांग की। भारत ने बयान जारी कर कहा कि संकट का समाधान बातचीत से हो। यूक्रेन रूस के बीच जंग का आज 5वां दिन। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, यूक्रेन की फौज ने खार्किव को रूस के कब्जे से मुक्त कराया। यूक्रेन का दावा, कीव और खार्किव में रूस के 4000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया गया। रूस और यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा रूस से बातचीत बिना शर्त के होगी। हालांकि जेलेंस्की ने कहा कि रूस से बातचीत का नतीजा निकलने की उम्मीद कम है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा रूस को 1 इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेटो देशों को परमाणु हमले की धमकी दी है। पुतिन ने स्पेशल फोर्स को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। रूस की धमकी के बाद संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी 2 मार्च को आपात बैठक करने वाली है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद कनाडा और यूरोपीय यूनियन ने रूस के लिए एयर स्पेस बंद किया है। रूसी मीडिया बैन लगा दिया गया है, रूसी मीडिया पर भी। और साथ ही ब्रिटिश तेल कंपनी बीपी ने ऐलान किया कि वो रूसी कंपनी में से अपने शेयर वापस लेगी। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन ने भी पुतिन को लंबित किया है। यूक्रेन के समर्थन में पोलैंड आया। मदद के लिए सैन्य हथियारों के साथ खाने का सामान भी भेजा। यूक्रेन की सहायता के लिए यूरोपीय देश मालडोवा भी आगे आया। यूक्रेन से आए नागरिकों के लिए राहत शिविर बनाया। पीएम मोदी ने रविवार देर शाम हाई लेवल मीटिंग की है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने छात्रों को यूक्रेन से निकालने की सर्वोच्च प्राथमिकता बताई। भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने ऑपरेशन गंगा नाम से ट्विटर हैंडल भी बनाया है। इसके जरिए नागरिक अपनी जानकारी दे सकेंगे। मणिपुर में आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है। 60 विधानसभा सीट वाले मणिपुर में आज पहले चरण में 5 जिलों की 38 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण के इन 38 सीटों पर 173 उम्मीदवार मैदान में हैं। मणिपुर में दूसरे चरण के लिए 5 मार्च को बाकी बची 22 सीटों पर वोटिंग होगी। आज पीएम मोदी महाराजगंज और बलिया में चुनावी रैली करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कुशीनगर, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रोड शो करेंगे। वहीं अखिलेश यादव बस्ती में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश गोरखपुर में रोड शो करेंगे। प्रियंका गांधी बलिया में रोड शो करेंगे। पश्चिम बंगाल में नगर निगमों के लिए हुए चुनाव में कथित गड़बड़ी और हिंसा के विरोध में बीजेपी ने आज बंगाल बंद का ऐलान किया है। बंगाल बीजेपी ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 108 नगर निगमों के चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की है। कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और प्रदेश के सीएम रह चुके गुलाम नबी आजाद के भतीजे मुबश्शिर आजाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में अटकलें लगने लगी हैं कि क्या चाचा गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे। आम बजट के बाद विभिन्न विभाग और मंत्रालय अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड भी आज वेबिनार आयोजित कर रहा है, जिसे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। बजट के बाद पीएम मोदी का गति शक्ति पर यह पहला वेबिनार होगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार आज 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश करेगी। इस साल के बजट का दायरा 2.18 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। यानी इस बार के बजट में करीब 10% तक यानी 22 से 24 हजार करोड़ की बढ़ोतरी हो सकती है। हरियाणा के रोहतक में सुनारिया जेल से 21 दिन की फरलो पर बाहर आए गुरमीत राम रहीम की फरलो खत्म हो गई है। अब उसे आज सुनारिया जेल वापस लाया जाएगा। इसे लेकर जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आसपास के क्षेत्रों की भी घेरेबंदी की गई है। झारखंड के बोकारो में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विवादित बयान दिया। महतो ने कहा हमारे पास एक हाथ में शिक्षा विभाग और एक हाथ में शराब विभाग है। अगर पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, जो शराब पिएगा वो मरेगा। झारखंड के जमशेदपुर में एक घर में मिशनरियों की ओर से लोगों के धन परिवर्तन कराए जाने की सूचना शहर में फैल गई है, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस दोनों तरफ से शिकायत को लेकर जांच में जुट गई है। उत्तराखंड के जसपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक शख्स ने पत्नी और सास की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी सोनू और पत्नी नीशू के बीच विवाद रहता था। हत्या के बाद से ही आरोपी फरार है। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश धार में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां बाइक को बचाने के चक्कर में एक बोलेरो सड़क पर पलट गई। पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, 5 लोग जख्मी हैं।
मध्य प्रदेश के दमोह जिले में 3 साल का बच्चा खेलते हुए खुले बोरवेल में जा गिरा। कई घंटों की मशक्कत के बाद बच्चे का रेस्क्यू कर उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। झारखंड में पलामू में नक्सलियों और पुलिस में एनकाउंटर हुआ। थोड़ी देर हुई गोलाबारी के बाद मौके से नक्सली फरार हो गए। वहीं मौके से पुलिस ने नक्सलियों के हथियार और कुछ सामान भी बरामद किए हैं। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर नक्सलियों को पकड़ने का अभियान चलाया गया है। भारत ने धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 में जीत हासिल कर श्रीलंका के खिलाफ सीरीज क्लीन स्वीप कर लिया। श्रीलंका ने इस मैच में भारत को 147 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने 4 विकेट खोकर पा लिया। एक बार फिर से श्रेयस अय्यर जीत के हीरो बने। पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद खांबली को बांद्रा पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद बेल पर रिहा किया। उन पर नशे की हालत में अपनी कार से एक गाड़ी को टक्कर मारने और इसके बाद सोसाइटी के लोगों से बहस और झड़प करने का आरोप है। भारतीय मुक्केबाज निकहत जरीन और नीतू ने बुल्गारिया के सोफिया में 73वें स्ट्रैंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में अपने फाइनल मैच को जीतकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। नीतू ने फाइनल में इटली की एरिका को आसानी से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में रवीना टंडन की एंट्री हुई है। वहीं स्वामी चक्रपाणी महाराज ने भी एंट्री मारी है। इस शो में बबीता फोगाट, पूनम पांडे, करणवीर बोहरा, मुनव्वर फारूकी के नाम की घोषणा पहले ही हो चुकी है। 10 हफ्तों तक आने वाले ये शो में बहुत कुछ खास रहने वाला है। रविवार से इसकी शुरुआत हो चुकी है। करीना कपूर अब फिल्म नहीं बल्कि छोटे पर्दे पर अहम भूमिका निभाते हुए आपको नजर आएंगी। करीना कपूर खान फिक्शनल टीवी शो स्पाई बहू का प्रमोशन करने वाली हैं। यह टीवी शो एक लव स्टोरी पर आधारित होगा, जिसे कलर्स टीवी पर प्रसारित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। राज्य में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 5 जिलों की 38 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 1 सीट अनुसूचित जाति और 8 सीट जनजाति के लिए आरक्षित हैं। जिन जिलों में आज मतदान है उनमें इम्फाल पूर्व है, पश्चिम बिष्णुपुर है, फेरजौल, चूड़चंदपुर, कांगपोकपी शामिल है। पहले चरण की 38 सीटों के लिए 15 महिलाओं समेत 173 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो 12 लाख से ज्यादा मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अगले 5 साल के लिए अपने राज्य की सरकार और अपने भविष्य का चुनाव आज ये जनता करेगी। आज पहला चरण का मतदान मणिपुर में हो रहा है। सुबह 7 बजे वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और 12 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं जो आज अपने मताधिकार इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं मणिपुर में वोटिंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट इस बीच। प्रधानमंत्री मोदी ने वोट डालने की अपील की है और अब हर बार की तरह हम देखते हैं प्रधानमंत्री को कहते हुए कि पहले मतदान फिर जलपान। और प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए अपील की कि आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिएगा। अर्जिंग ऑल दोज वोटिंग टुडे इन द फर्स्ट फेज ऑफ द मणिपुर असेंबली इलेक्शंस टू टर्न आउट इन रिकॉर्ड नंबर्स एंड कास्ट देयर वोट। आई पर्टिकुलरली कॉल अपॉन द यंग एंड द फर्स्ट टाइम वोटर्स टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज। सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और युवाओं से अपील की है कि युवा देश का भविष्य तय करते हैं। बड़ी जिम्मेदारी युवाओं पर होती है और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो भी अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज जरूर करें। यूक्रेन रूस जंग पर बेलारूस से बड़ी खबर आ रही है। बेलारूस ने अपनी जमीन पर रूसी एटमी हथियारों की तैनाती की इजाजत दे दी है। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक इसे लेकर बेलारूस में जनमत संग्रह कराया गया। बेलारूस में गैर परमाणु और तटस्थ रोल छोड़ने को लेकर जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 65% लोगों ने नए बदलावों के समर्थन में वोट किया। जनमत संग्रह के बाद बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर के अधिकारों में भी बढ़ोतरी की गई है। तो रूस को लेकर बेलारूस में जनमत संग्रह, रूस को एटमी हथियार तैनात करने की इजाजत, ये बहुत बड़ी खबर है। तानाशाह लुकाशेंको की ताकत में भी इजाफे की खबर। यूक्रेन रूस जंग पर यह हम बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बेलारूस से खबर है, 5वां दिन है आज युद्ध का। लगातार रूस हमले कर रहा एक के बाद एक। युद्ध विराम की उम्मीद थी और कहां अब जंग के और भीषण होने का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पलटवार किया। उन्होंने अपने न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने का ऑर्डर जारी किया है। पुतिन के इस फरमान से अब परमाणु हमले का डर सताने लगा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या यूक्रेन की लड़ाई वाकई तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगी? जवाब के लिए हमारी रिपोर्ट आप देखिए।
क्या रूस यूक्रेन जंग में परमाणु हमला होने वाला है? रूस ने न्यूक्लियर फोर्स को क्यों किया हाई अलर्ट? अमेरिका यूरोप का इकोनॉमिक एक्शन, क्या रूस देगा एटमी रिएक्शन? यूक्रेन से जंग में पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है? यूक्रेन में रूसी हमले का आज 5वां दिन है। मिसाइलों और रॉकेट से वार पलटवार का खेल जारी है, लेकिन अब इस जंग के बहुत भीषण होने का खतरा मंडराने लगा है। वजह है पुतिन का वो फरमान जिसमें उन्होंने रूसी आर्मी की न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट मोड में आने का हुक्म दे दिया है। Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपीय देशों ने जिस तरह से रूस पर आर्थिक पाबंदियां लगाई हैं, उससे पुतिन बेहद खफा है। ऐसे में अब बदले की कार्रवाई में उन्होंने अपनी डिटरेंस फोर्स को एक्टिव कर दिया है। इस फैसले से पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि रूस की ये फोर्स एटमी हथियारों से लैस है। पुतिन के इस एक्शन पर अमेरिका और यूरोप ने कड़ा रिएक्शन दिया है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रखने को खतरनाक और अस्वीकार्य करार दिया गया है। यूरोपीय यूनियन ने तो रूस से लड़ाई में यूक्रेन की मदद के लिए लड़ाकू विमान भेजने का भी ऐलान कर दिया है। As the war in Ukraine rages on and Ukrainians fight bravely for their country, European Union steps up once more its support for Ukraine and the sanctions against the aggressor that is Putin's Russia. For the first time ever, the European Union will finance the purchase and delivery of weapons and other equipment to a country that is under attack. This is a watershed moment. HRVP Borrell will present to you the proposal in a few minutes. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन रूस की जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगी, क्योंकि इसका अंदेशा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद एक इंटरव्यू में जता चुके हैं। उन्होंने एक दिन पहले ही कहा, आपके पास 2 विकल्प हैं। तीसरा, विश्व युद्ध शुरू करें, रूस के साथ सीधे युद्ध में जाएं, या दूसरा, ये सुनिश्चित करें कि जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत काम करे उसे इसकी कीमत चुकानी पड़े। अगर युद्ध के मैदान में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो अब तक सीधे तौर पर जंग के मैदान में उतरने से परहेज कर रहे नेटो के देश क्या करेंगे, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भी एटमी ताकत से लैस है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं, तो अमेरिका के पास 5,428, जबकि फ्रांस के पास 290। दुनिया की शांति के लिए जरूरी है कि परमाणु हथियार महज आंकड़ों में ही सिमटे रहें, इनका इस्तेमाल किसी भी सूरत में न हो। लेकिन इस बीच यूक्रेन में युद्ध और मौत का तांडव जारी है। नुकसान को लेकर दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। युद्ध के चौथे दिन रूस ने भी पहली बार अपने सैनिकों के हताहत होने की बात मानी है। Продвинулись еще на 6 километров. Освобождены населенные пункты Нижнее, Гранитное и Гнутово. Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. रूस को रोकने के लिए अमेरिका और उसके साथी देश आर्थिक प्रतिबंधों के साथ साथ एयर स्पेस बंद करने जैसे कवायदों में जुटे हैं, लेकिन युद्ध विराम अब तक सिफर है। आसमान से अटैक, सड़क पर दौड़ते टैंक,
जिंदगी की जद्दोजहद, खाने पीने की किल्लत और बंकर में छुपे लोग, ये तस्वीरें ही यूक्रेन की हकीकत है। आलम यह है कि अब तक करीब 4 लाख लोग रिफ्यूजी बन चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि युद्ध का अंत आखिर कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। तनाव लगातार यूक्रेन में हम देख रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, अपनी जगहों को छोड़कर दूसरे देशों में जाकर के शरण ले रहे हैं। पोलैंड ने भी तैयारी की हुई है, यूक्रेन से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था की हुई है ताकि वो लोग यहाँ पर आएं और रहें। इवन इंडियन बच्चों के लिए भी। परमाणु हथियार वाले देश कौन कौन से? रूस के पास अभी तक 5,977 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका की अगर हम बात करें तो 5,428 अमेरिका के पास है। और अगर हम चीन देश की बात करें तो 350 परमाणु हथियार वाला देश चीन है। फ्रांस 290, ब्रिटेन 225, पाकिस्तान 165। ये हम आपको बता रहे हैं परमाणु हथियार वाले देशों के नाम, किसके पास कितने हथियार हैं। इजराइल की बात करें तो 90, नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें तो 20 परमाणु हथियार। 5वां दिन है आज युद्ध का और लगातार रशिया की तरफ से हमले हो रहे हैं और कोशिश रशिया की तरफ से है जितने से ज्यादा इलाकों पर यूक्रेन के कब्जा अपना जमा लिया जाए। चेर्नोबिल प्लांट पर कब्जा 24 फरवरी को किया था। कीव में निशाना रशिया की तरफ से हमने देखा 27 फरवरी को। वहीं जपरजियो ठिकाने पर भी अटैक 25 फरवरी को रूस की तरफ से किया गया था। निशाने पर दरअसल न्यूक्लियर प्लांट है रशिया के, चेर्नोबिल प्लांट। तो ये जो हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग प्लांट्स के नाम, प्लस कीव जो राजधानी है यूक्रेन की, उस पर सबसे पहले निशाने पर लिया गया रशिया की तरफ से। 25 फरवरी को जपरजियो ठिकाने पर अटैक किया गया। चेर्नोबिल प्लांट पर भी कब्जा किया गया 24 फरवरी को। और कौन सी तारीख को रशिया ने कहां अटैक किया, ये हमने आपको बताया। यूक्रेन को मदद कहां से मिल रही है? जर्मनी मदद दे रही है 1000 एंटी टैंक मिसाइल की। 500 स्टिंगर मिसाइल जर्मनी की तरफ से यूक्रेन को मदद के तौर पर दिया जा रहा है। अमेरिका ने $350 मिलियन की मदद का ऐलान यूक्रेन के लिए किया है। स्वीडन की बात करें तो स्वीडन अलग से सैन्य सहायता यूक्रेन को दे रहा है। नीदरलैंड की बात करें तो 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल यूक्रेन को नीदरलैंड की तरफ से दी जाएगी। ब्रिटेन की बात करें तो पूरा जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, लॉजिस्टिक ऑपरेशन के लिए जो यूक्रेन को मदद के लिए चाहिए वो ब्रिटेन के द्वारा दिया जाएगा। पोलैंड की बात करें तो सैन्य हथियार पोलैंड की तरफ से यूक्रेन को देने का ऐलान किया गया है। ये हम आपको यूक्रेन की राजधानी कीव की तस्वीर दिखा रहे हैं। ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया रशिया की तरफ से। लगातार रशिया की तरफ से बमबारी हो रही है, मिसाइल अटैक हो रहे हैं। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रही है ऑयल डिपो की तस्वीर है। आप आसमान में काले धुएं का गुब्बार देख रहे हैं। कल निशाना बनाया गया था इस डिपो को और आज की तस्वीर आपके हमने टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा दी कि अभी क्या वहां पर मौजूदा हालात बने हुए हैं। आसपास के इलाकों को खाली भी करा लिया गया है। हालांकि ये रिहायशी इलाका नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी लोगों को कह दिया है कि आप लोग अपने घरों में बंद रहिए। बाहर आपको निकलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है जब तक आपको अगला आदेश ना दिया जाए, क्योंकि बाहर जो हालात हैं वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। ये जो अभी तस्वीर आप देख रहे हैं ये ऑयल डिपो की तस्वीर है। राजधानी कीव में ही स्थित है ये ऑयल डिपो। यहां पर कल हमला हुआ था दरअसल रशिया की तरफ से, और ये अभी की हम ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रूस और यूक्रेन में बातचीत को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच रूस की सरकारी एजेंसी टास के हवाले से बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन और रूस में थोड़ी देर में बातचीत शुरू हो सकती है। टास ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। दरअसल ये बैठक बेलारूस के गोमेल में होनी थी और बेलारूस की तरफ से भरोसा दिया गया था उसकी जमीन से यूक्रेन पर कोई हमला नहीं होगा, लेकिन बीती शाम यूक्रेन पर एक बार फिर से बेलारूस की तरफ से मिसाइल अटैक हुआ। इतना ही नहीं, यूक्रेन में नए हमलों को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने जंग खत्म करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। अब बात महायुद्ध की हम करते हैं। रूस पर यूक्रेन के हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा का
विशेष सत्र बुलाया गया है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले को लेकर यह सत्र बुलाया गया है। ये बैठक आज रात होगी, जिसमें जंग के युद्ध के हालात पर चर्चा की जाएगी और इसे रोकने के लिए रणनीति पर मंथन होगा। यूक्रेन में जारी जंग के बीच कल रात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई, जिसमें महासभा का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई। 11 देशों ने बैठक बुलाने के प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि रूस ने इसका विरोध किया। भारत, चीन, यूएई वोटिंग में शामिल नहीं हुए। भारत ने यूक्रेन के हालात पर तत्काल तनाव को कम करने की अपील की। यूएनएससी में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत इस मसले पर शांति से और बातचीत के जरिए समाधान के पक्ष में है। Mr. President, it is regrettable that the situation in Ukraine has worsened further since the Council last convened on this matter. We reiterate our call for immediate cessation of violence and an end to all hostilities. There is no other choice but to return back to the path of diplomacy and dialogue. Our Prime Minister has advocated this strongly in his recent conversations with the leadership of the Russian Federation and Ukraine. In this regard, we welcome today's announcement by both sides to hold talks at the Belarus border. The global order is anchored on international law, UN Charter, and respect for territorial integrity and sovereignty of all states. We are all agreed on these principles. We continue to be deeply concerned about the safety and security of Indian nationals, including a large number of Indian students who are still stranded in Ukraine. Our evacuation efforts have been adversely impacted by the complex and uncertain situation at the border crossings. It is important to maintain an uninterrupted and predictable movement of people. It is an urgent humanitarian necessity that must be immediately addressed. Taking into consideration the totality of circumstances, we decided to abstain. तो यूएनएससी में एक बारी वोटिंग हो चुकी है। आपको याद होगा इंडिया, चाइना और साथ ही यूएई ने अपने आप को एब्सटेन कर लिया था। वो गैर हाजिर रहे थे इस वोटिंग में और वीटो कर दिया था रशिया ने, जिसके बाद जो है वो प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल पाई थी। और इस बीच बड़ी खबर ये है कि अब यूएनजीए की बैठक पर भी नजर टिकी हुई है। यूएनजीए की बैठक भी बुलाई गई है। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि यूक्रेन से 5वीं फ्लाइट दिल्ली पहुंची है। 249 लोगों को लेकर दिल्ली पहुंच गई है फ्लाइट। तो यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लगातार निकालने की कोशिश की जा रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं। Panicky situation. I was giving up on hope that I won't be able to cross the border, but eventually I did. I kept on fighting, pushing forward, but eventually I finally crossed the border, and after that it was not much of a difficult journey. It was smooth because the Indian embassy was doing their work very good, nicely. She was waiting for me over here. Fine. Okay. Chalo. Thank you. आप देख रहे टाइम्स नाउ नव भारत, यहाँ खबरें लगातार जारी हैं।